हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नेगी कोचिंग सेंटर में। आज मैं आपके लिए जीएस का पार्ट 2 लेके आया हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो इसमें ए ऑप्शन है विश्वामित्र, वशिष्ठ, इंद्र, तुलसीदास। तो इसका राइट आंसर है विश्वामित्र। अब बात करते हैं, यहाँ पे गायत्री मंत्र से क्वेश्चन पूछा गया है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो ये ऋग्वेद में किया गया है। और ऋग्वेद के भी किस मंडल में किया गया है? तो तीसरे मंडल में इसका जिक्र किया गया है। अगर बात करें कि टोटल वेद कितने हैं, तो 4 वेद है, जिसमें से सबसे ओल्डेस्ट जो वेद है आपका, वो है आपका ऋग्वेद। सबसे अंतिम का वेद या नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। अब ऋग्वेद में पूछा जाता है कि कितने मंडल है टोटल? तो इसमें 10 मंडल है टोटल, जिसमें से ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की रचना की गई है। अगर बात करें कि सोम देवता का उल्लेख किस मंडल में किया गया, तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया। सोम देवता का उल्लेख किया गया। अगर बात करें ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख किया गया? ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया है, जिसके अंदर 4 वर्ण आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगला आता है कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में किसका वर्णन किया गया? ऋग्वेद के 7वें मंडल में किसका जिक्र किया गया? ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राग्य युद्ध का वर्णन किया गया है, जो सुदास और 10 जनों के बीच हुआ। 10 जनों के बीच हुआ, जिसमें सुदास विजयी रहा। और ये जो आपका सुदास और 10 जनों के बीच जो लड़ाई हुई थी, ये लड़ाई रावी नदी के तट पर लड़ी गई थी। रावी नदी के तट पर ये लड़ी गई थी। अगला था यहाँ पे इंद्र आता है। इंद्र से रिलेटेड किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा देवता है जिसमें पुरंदर शब्द का उल्लेख किया गया है? तो आता है इंद्र देवता। और इसका जो सबसे अधिक बार जो है उल्लेख किया गया है, कितने बार किया गया? इसका 250 बार इसका सर्वाधिक उल्लेख किया गया। और दूसरे नंबर पे आता है अग्नि देवता, जिसका उल्लेख किया गया 200 बार। अगर प्रश्न पूछा जाए कि कौन सा देवता है ऋग्वेद का जिसमें पुरंदर शब्द का वर्णन किया गया, तो आता है इंद्र देवता। अगला प्रश्न आता है, यहाँ पे देखिए अगला ऑप्शन, तुलसीदास ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो आता है रामचरितमानस की रचना की थी। वशिष्ठ एक ऋषि भी है, और वशिष्ठ जो एक हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में एक गर्म पानी का वाटरफॉल भी है, गर्म पानी का चश्मा या झरना है। तो आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 11 अप्रैल, बी है 7 जनवरी, सी है 18 सितंबर, डी ऑप्शन ए 22 दिसंबर। तो राइट आंसर इसका 11 अप्रैल। आगे बात करते हैं यहाँ पे 18 सितंबर से। 18 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आता है पोलियो दिवस, पोलियो डे, पोलियो दिवस। अगला ऑप्शन है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को क्या मनाया जाता है हर साल? राष्ट्रीय गणित दिवस, नेशनल मैथमेटिक्स डे, राष्ट्रीय गणित दिवस। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है सी राज गोपालाचारी। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ थोड़ा ब्रीफली कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, जी, तो आता है वारेन हेस्टिंग। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए भारत का, ये तो आपका बंगाल का था, अगर पूछा जाए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो आता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए भारत का प्रथम वायसराय, अब यहाँ पे पोस्ट चेंज कर दी है, यहाँ पहले गवर्नर जनरल था, अब यहाँ पूछा गया है
यहाँ पे बंगाल का था, यहाँ पे भारत का है। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। वायसराय भारत का प्रथम वायसराय कौन था। प्रथम, ये सारे फर्स्ट है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो आता है लॉर्ड कैनिंग। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया पेपर में, लॉर्ड कैनिंग। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था, तो आता है लॉर्ड कैनिंग। आगे देखिए इसके बाद अगर पूछा जाए स्वतंत्र भारत, जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय भारत का जो है गवर्नर जनरल कौन था स्वतंत्र भारत का 1947 में। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो आता है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। अगर बात करें यहाँ पे स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो आता है सी राजगोपालाचारी। देखो ये इंडियन नेम है यहाँ पे, ये आपका ब्रिटिश नेम है यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। और जो आपका ये ना स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो आता है सी राजगोपालाचारी। इसका पूरा नाम है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, राइट। आगे बात करते हैं यहाँ पे इटली। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1947 के समय जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, क्लेमेंट एटली, राइट आंसर। आगे देखिए इसके बाद यहाँ पे डी ऑप्शन है सुकुमार सेन। सुकुमार से किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के जो है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, भारत के प्रथम, ये प्रथम है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना आपने। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन, जिसको बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, एस्टाब्लिश इन द ईयर, तो आप टिक करना आपने 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी मुख्य चुनाव आयुक्त की, ठीक है, भाई जिसको बोलते हैं निर्वाचन आयोग बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन बोलते हैं। अगर बात करें यहाँ पे 25 जनवरी आता है, 25 जनवरी में हम क्या मनाते हैं हर साल, मतदाता दिवस, वोटर डे। मतदाता दिवस कब मनाते हर साल, 25 जनवरी को। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में अभी कौन है आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कौन है अभी वर्तमान में अभी, तो आता है राजीव कुमार। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन भी है साथ में, अभी वर्तमान में है ये, राइट। आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मत या वोट देने की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई थी। तो इसका राइट आंसर बनेगा 61वां अमेंडमेंट 1989 IMP, ठीक है। इसके तहत क्या हुआ था कि जो मतदान की आयु सीमा है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। आप देखिए यहाँ पे नेक्स्ट फैक्ट देखिए 42 अमेंडमेंट, ये 42 अमेंडमेंट कब हुआ था, 1976 में हुआ था। जब ये अमेंडमेंट हुआ था तो इसके तहत यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि प्रीएम्बल में 3 शब्द जोड़े गए थे, जिसका नाम फर्स्ट आपका समाजवादी सोशलिस्ट, दूसरा आपका धर्मनिरपेक्ष जिसको बोलते हैं पंथ निरपेक्ष भी बोलते हैं, ठीक है। तीसरा आपका है अखंडता, इंटीग्रिटी, अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे आपका 42 अमेंडमेंट 1976 को, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आता है कि प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हुआ है, यानी कि प्रीएम्बल में कितने बार अमेंडमेंट हुआ है, तो इसमें एक बार संशोधन हुआ है 42 अमेंडमेंट 1976, जिसके तहत संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे। अब देखिए यहाँ पे अगला है 42 अमेंडमेंट, 44 अमेंडमेंट कब हुआ था, 1978 में हुआ था। 44 अमेंडमेंट, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, 42 अमेंडमेंट कब हुआ था और 44 कब हुआ था। और 42 अमेंडमेंट को और क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे बोलते हैं लघु संविधान भी से कहते हैं, लघु संविधान, या बोलते हैं इसको मिनी संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी से कहा जाता है। आगे बात करते हैं यहाँ पे 44 अमेंडमेंट 1978 में हुआ था। इसके तहत क्या हुआ था,
संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार को हटाया गया और उसे जो है 300A आर्टिकल में उसको शामिल कर दिया गया। 300A मतलब क, जिसे बनाया गया था लीगल राइट्स, जिसको बोलते हैं विधि अधिकार, विधि या कानूनी अधिकार बनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पहले हमारे फंडामेंटल राइट्स में 7 मौलिक अधिकार होते थे, लेकिन वर्तमान में कितने 6 मौलिक अधिकार है, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, राइट। अगला तय 73 अमेंडमेंट, ये हुआ था आपका 1992 और 93 में, जिसके तहत यहाँ पे 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था संविधान में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, तो आता है 1992-93 में, और किस अमेंडमेंट के तहत, 73 अमेंडमेंट के तहत, राइट। और इसके तहत और क्या हुआ था, भाग 9 जोड़ा गया था, भाग 9 जोड़ा गया था। जो संविधान में 22 भाग थे ना, उसमें से जो 9वां भाग जोड़ा गया था 73 अमेंडमेंट 1992-3 में जोड़ा गया था, राइट। आगे बात करते हैं, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, ओथ कौन दिलाता है, मतलब शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को, तो आता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष को जो है शपथ कौन दिलाता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष शपथ नहीं लेते हैं, ठीक है, इनको कोई भी शपथ नहीं दिलाते। अब उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो आता है राष्ट्रपति, ठीक है। और भारत के महान्यायवादी को शपथ कौन दिलाता है, तो आता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति इसकी अपॉइंटमेंट करता है। और यहाँ पे भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है, और इसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है, भारत के जो महान्यायवादी है इसका जिक्र किया गया है आर्टिकल नंबर 76 में, इसका वर्णन किया गया है, आर्टिकल नंबर 76 में इसका वर्णन किया गया है। महान्यायवादी क्या कार्य करता है, ये भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी यानी कि कानूनी अधिकारी कौन होता है, तो आता है भारत का महान्यायवादी, इसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और एक होता है स्टेट का, जिसको बोलते हैं महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, ठीक है, एडवोकेट जनरल। अगला प्रश्न यहाँ पे आगे देखिए, युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो इसका राइट आंसर है ऑपरेशन गंगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे देखिए, इसके बाद भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पे स्थित है, तो औरंगाबाद। अब यहाँ पे बात करते हैं औरंगाबाद। औरंगाबाद में आपके और भी मकबरे हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है, जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है, आपका लाहौर में, ठीक है। और आपका जो हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है, दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा, ये हुमायूं का मकबरा है, ठीक है। अब यहाँ से ऑप्शन आता है हैदराबाद। हैदराबाद जो है ना, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि हुसैन सागर झील, हुसैन सागर झील किन किन शहरों के बीच है, तो आता है हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य, सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। अगला आता है इसके बाद पानीपत। यहाँ पे पानीपत पूछा गया है, डी ऑप्शन जो पानीपत पूछा गया है। यहाँ से पानीपत से हमारे पास 3 फैक्ट आते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई क्या होती है 1526 में, 21 मई 1526 को, ठीक है, या 21 अप्रैल 1526 को। और दूसरी लड़ाई होती है 1556 को पानीपत की। पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है 1761 को। तो आपने ये फैक्ट भी याद रखने हैं। आगे बात करते हैं इसके बाद, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार है। ऑप्शन नंबर ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी अटल बिहारी वाजपेयी, मोहम्मद इकबाल, रहमत अली। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका मोहम्मद इकबाल, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे ये नाम आया आपका रहमत अली आया है। रहमत अली ने क्या किया था, इसने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का नाम दिया था पाकिस्तान। अगर पूछा जाए पाकिस्तान शब्द का नाम किसने दिया सबसे पहले पाकिस्तान, तो आते रहमत अली ने दिया था। चौधरी रहमत अली ने 1933 में पाकिस्तान शब्द का वर्णन किया था इसने। आगे देखिए, यहाँ पे तो आपको पता ही होगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, राष्ट्रीय गान के रचयिता है, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी कौन थे, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। आगे बढ़ते इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 1947 ईस्वी में
भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के सम्राट कौन था? ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे और सम्राट कौन थे? प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली। और अगर पूछा जाए सम्राट पूछा यहाँ पे तो आता है जॉर्ज सस्टम। ठीक है, अगर पूछे ब्रिटेन की महारानी कौन थी? महारानी एलिजाबेथ। ठीक है, अगर पूछे भारत की रानी तो आते रानी विक्टोरिया। राइट, रानी विक्टोरिया। आगे बात करते इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे, सुरक्षा परिषद के कुल कितने सदस्य हैं? टोटल मेंबर कितने हैं सिक्योरिटी काउंसिल के? तो टोटल मेंबर इसके है 15। इसमें जो है कुल सदस्य कितने हैं? 15 है। 15 मेंबर में से इसमें 5 आपके स्थायी है और 10 आपके अस्थायी है। 5 स्थायी परमानेंट मेंबर है इसके सुरक्षा परिषद के और 10 है आपके अस्थायी मेंबर है, अस्थायी सदस्य। 5 कौन कौन से जिनके पास वीटो पावर है? जिनके पास वीटो पावर यहाँ पे, तो पहला है आपका फ्रांस, दूसरा है रूस, तीसरा है यूएसए, चौथा है ब्रिटेन जिसको बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम, और छठा और पांचवा आपका यहाँ पे चीन। ठीक है, ये इनके पास वीटो पावर है और इनको क्या बोलते हैं? सुरक्षा परिषद के ये मेंबर है यहाँ पे 5 मेंबर। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पूछा गया है 8 कि सार्क के सदस्य कितने हैं? सार्क के कितने सदस्य हैं और सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर? सार्क के मेंबर है टोटल 8 और सार्क के कितने सदस्य? 8 है। और अगर पूछा जाए सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है तो आता है आपका काठमांडू। कहाँ पे? काठमांडू। और इसकी स्थापना कब हुई थी? सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में और इसके टोटल मेंबर कितने? 8। आगे बात करते इसके बाद अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है कि रचनाकार है कौन है? तो इसका आता है अशोक घोष। ठीक है, अगला इसमें आता है वसुमित्र आता है और नागार्जुन आता है। ठीक है, आगे बात करते इसके बाद अगला प्रश्न है 93, निम्नलिखित में से किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की सेवा करने का गौरव प्राप्त हुआ? तो ये आता आपका जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। राइट, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस बिल को केवल लोकसभा में पेश किया जाता है? तो यहाँ पे ध्यान रखना है कौन सा बिल है जिसे लोकसभा में ही केवल पेश किया जाता है, तो आता है मनी बिल जिसको बोलते हैं धन विधेयक, और इसका जिक्र किया गया है आर्टिकल नंबर 110 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है वायुमंडल। अगर यहाँ से एक क्वेश्चन और भी आता है कि कोई धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कोई मनी बिल है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। आगे देखिए, अगला प्रश्न है वायुमंडल की कौन सी परत बादल से विहीन है? कौन सी परत बादल से विहीन है? तो आता आपका समताप मंडल। अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे बात आई वायुमंडल की। ठीक है, वायुमंडल में आपने ध्यान रखना है वायुमंडल में कितनी लेयर पाई जाती है? तो वायुमंडल में 5 लेयर पाई जाती है, 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये आपकी पृथ्वी है, इसके चारों ओर जो यहाँ पे वायुमंडल की 5 लेयर पाई जाती है। पहली लेयर है जिसका नाम आपका सौरमंडल है, सौरमंडल। दूसरी आपकी आती है समताप मंडल। तीसरी आती है मध्य मंडल, और चौथी आती है आयन मंडल, और पांचवी आती है बाह्य मंडल। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीकी परत कौन सी है? तो आता है सौरमंडल। इस परत में बिजली की कड़क, आंधी तूफान, बादल और वर्षा, सारी घटनाएं, ये मौसम संबंधी जो घटनाएं होती है सारी, वो सौरमंडल में ही होती है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे समताप मंडल। यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है
कि ओजोन लेयर किस मंडल में पाई जाती है। ओजोन लेयर किस मंडल में पाई जाती है, तो आता आपका यहाँ पे इस लेयर के बीच में एक आपकी मंडल आती है जिसको बोलते हैं आपका ओजोन परत। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, ए बी सी डी, तो टिक करना आपने समताप मंडल में, राइट। अब यहाँ पे देखिए ज़रा कि क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि जेट विमान कहाँ पर उड़ाते हैं, तो वो भी आता है आपका समताप मंडल में। अब ओजोन परत क्या काम करता है कि सूर्य से आने वाली जो होती है, सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है, पराबैंगनी किरणें होती है, उसको यहाँ पे ओजोन परत रोक देती है, वो पृथ्वी पर नहीं आने देती है, ठीक है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें को ये रोकता है, ये पृथ्वी तक आने नहीं देता है, राइट। आगे देखिए इसके बाद मध्य मंडल आता है, आयन मंडल आता है और वायुमंडल आता है। और ओजोन लेयर डे हर साल कब मनाते हैं, ओजोन लेयर डे हर साल हम कब मनाते हैं, 16 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है। और ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, डॉप्सन का प्रयोग करते हैं। ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए डॉप्सन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है यहाँ पे, कौन सी जल संधि भारत को श्रीलंका से पृथक करती है। ऑप्शन नंबर ए मलक्का, पाक जल संधि, सुंडा जल संधि, वास जल संधि। तो इसका राइट आंसर है पाक जल संधि या पाक खाड़ी, ठीक है ना। तो आपने ध्यान रखना है जो श्रीलंका और भारत को अलग करता है, ठीक है, तो आता है पाक जल संधि। अगर पूछे सुंडा जल संधि तो ये क्या करता है, ये आपका सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप को अलग करता है, ठीक है ना, सुंडा जल संधि। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आपने इसमें कमेंट करके बताना है कि आपको ये कैसे लगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। बाकी हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो डालते रहेंगे डेली। थैंक यू सो मच।